हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। आज का वीडियो है कक्षा 7 के स्टूडेंट्स के लिए। हिंदी सब्जेक्ट है और हिंदी सब्जेक्ट का ये चैप्टर है तीसरा, जिसका नाम है फूल और कांटे। एनसीईआरटी की नई बुक आई है जिसका नाम है मल्हार। आज के वीडियो में फूल और कांटा के जो कि एक कविता है उसके अर्थ को देखेंगे, भावार्थ को देखेंगे और शब्दार्थ को देखेंगे। स्टूडेंट्स, कई तरह की कविताएं लिखी जाती हैं। जैसे विश्व की अधिकांश कविताएं देश, काल और परिस्थितियों पर आधारित लिखी गई हैं। जो कविता स्थान विशेष की आवश्यकताओं के अनुरूप वहां की संस्कृति, सभ्यता और व्यवहारिक रीति नीति के पोषण के लिए लिखी जाती हैं। ऐसी कविताओं को राष्ट्रवादी कविताएं कहते हैं। ऐसी कविताएं उस देश विशेष के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, किंतु अन्य देशों के लिए उनका कोई महत्व नहीं होता। ऐसी कविताएं होती हैं जो अपने देश के लिए लिखी जाती हैं, जैसे आज़ादी पर लिखी गई हैं, तो वो अपने देश के लिए अच्छी लगती हैं। दूसरा देश यदि उनको देखेगा तो उनके लिए उसका कोई महत्व नहीं है। दूसरी तरह की कविताएं हैं जो समय की आवश्यकता के अनुसार लिखी जाती हैं, जो उस समय तो बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, किंतु समय के बाद वो समय खत्म हो गया, उसके बाद उनका कोई महत्व नहीं रहता है। ऐसी कविताओं को समसामयिक कविता कहते हैं। तीसरे नंबर की कविताएं ऐसी हैं जो परिस्थितिजन्य होती हैं, जो तत्कालीन परिस्थितियों की आवश्यकता के अनुसार होती हैं और उस परिस्थिति में तो आवश्यक प्रतीत होती हैं, किंतु परिस्थिति जब बदल गई उसके बाद वो महत्वहीन हो जाती हैं। ऐसी कविताओं को पारिस्थितिक कविता कहते हैं। इसके अलावा एक कविताएं ऐसी भी हैं जो देश, काल और परिस्थितियों की परिधि से बाहर होती हैं। यानी किसी भी देश में उन कविताओं को पढ़ा जाएगा तो वो अच्छी लगेंगी। वे न तो देश की सीमा में बंधी होती हैं और न समय के बंधन में, कभी भी पढ़ सकते हैं, न ही किसी परिस्थिति के अधीन होती हैं, बल्कि वे सभी देशों में, हर समय में और हर परिस्थिति में समान रूप से इम्पॉर्टेंट होती हैं, महत्वपूर्ण होती हैं। ऐसी कविताओं को कालजयी कविता कहते हैं। आज के वीडियो में, जो कि कक्षा 7 के स्टूडेंट्स के लिए हैं, चैप्टर नंबर 3 है, जिसके अंदर ये ऐसी कविता है जो कालजयी कविता है। इसके लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओत छोटा नाम है। आज के वीडियो में इस चैप्टर अर्थात इस कविता के पूर्ण अर्थ, भावार्थ और शब्दार्थ को हम देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं और शुरुआत में कवि से परिचय को देखते हैं। उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूं मुंह धो लो। ये जो कविता है हमने बचपन में यह पढ़ी है, आपने पढ़ी होगी। इस कविता को रचने वाले अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत ही फूल और कांटा के कवि भी हैं। जो फूल और कांटा चैप्टर 3 है, इसके कवि भी कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय। बच्चों के लिए उन्होंने अनेकों रोचक कविताएं लिखी हैं। उनका जन्म आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में है आजमगढ़, यहाँ हुआ था। हरिओत जी की चर्चित काव्य कृति प्रिय प्रवास को खड़ी बोली का पहला महाकाव्य माना जाता है। उत्तर प्रदेश में बोली कौन सी चलती है? खड़ी बोली, ब्रजभाषा। तो इन्होंने खड़ी बोली में काव्य कृति लिखी थी जिसका नाम है प्रिय प्रवास। इसको पहला महाकाव्य माना जाता है खड़ी बोली का। बच्चों के लिए उनके अनेक कविता संकलन प्रकाशित हैं, जिनमें चंद्र खिलौना और खेल तमाशा उल्लेखनीय है। इनका 1865 से 1947, 1865 में इनका जन्म हुआ था और 1947 में इनका देहांत हुआ। फूल और कांटा ये कविता कालजयी कविता है। इसके माध्यम से जो कवि है वो कहना चाहता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि एक ही परिवार में जन्म लेने वाले दो भाई जो कि एक जैसे परवरिश में पले बड़े हैं, उनके स्वभाव फूल और कांटे की तरह परस्पर विपरीत अलग अलग कैसे हो जाते हैं।
तो आपने देखा होगा स्टूडेंट्स कि कई घरों में भाई हों या जो दो बहन हों या दो भाई बहन हों, उनके नेचर या स्वभाव अलग अलग तरह के होते हैं। कहते हैं ना कि वो बड़ा गुस्सैल है, वो कहते हैं वो बड़ा भोला है, सीधा है। तो जन्म एक ही परिवार में हुआ, एक ही माँ बाप से हुआ है, एक परवरिश हो रही है दोनों बच्चों की, इसके बावजूद भी उनके स्वभाव अलग अलग तरह के क्यों हैं? एक का स्वभाव फूल की तरह और एक का स्वभाव कांटे की तरह होता है। ऐसा क्यों होता है? अब कवि इसका उत्तर भी बता रहा है, अब कवि इसका कारण भी बताते हुए कह रहा है कि यह सब व्यक्ति के पूर्व जन्मों के कर्मों का प्रभाव है। अर्थात पिछले जन्म में कोई कर्म किए होंगे जिनकी वजह से एक भाई या एक बहन फूल की तरह बना है या उसका स्वभाव फूल की तरह है, और दूसरा है उसका स्वभाव कांटे की तरह है। कविता की शुरुआत करने से पहले कठिन शब्दों को देख लेते हैं। मेह, इस कविता में शब्द आए हैं। मेह यानी कि बादल, वर यानी श्रेष्ठ या सुंदर, वसन यानी वस्त्र, वेद यानी छेदना, भौर यानी भंवरा, श्याम यानी काला, तन यानी शरीर, अनूठा यानी निराला, जी यानी मन, सोहना यानी शोभा देना, सुर अर्थात देवता, शीश यानी कि सिर मस्तिष्क, बड़प्पन यानी बड़ाई या महत्व, कसर यानी कमी, निज यानी अपना। एक मुहावरा भी है, जी की कली खिलना यानी कि खुश होना। अब कविता की शुरुआत करते हैं। पहले कविता को पढ़ेंगे, फिर उसका सरल अर्थ और भावार्थ देखेंगे। हैं जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। हैं जन्म लेते जगह में एक ही, हैं जन्म लेते हैं, पैदा होते हैं जगह में एक ही जगह में, एक ही स्थान पर, एक ही माँ बाप के घर में जन्म लेते हैं। यानी कि फूल और कांटे एक ही जगह पर उग रहे हैं, एक ही पौधे पर उग रहे हैं। एक ही पौधा उन्हें है पालता, एक ही पौधे पर वो पल रहे हैं। आपने गुलाब का पौधा देखा होगा जिस पर सुंदर फूल खिले हुए होते हैं और साथ में उसमें कांटे लगे हुए होते हैं, बड़े भयानक कांटे लगे होते हैं। तो एक ही पौधे पर फूल भी लगे हुए हैं और कांटे भी लगे हुए हैं। रात में उन पर चमकता चांद भी, रात्रि में जब चांद निकलता है तो वो फूल और कांटे दोनों पर चमकता है। एक ही सी चांदनी है डालता, और एक ही तरह से, एक ही प्रकार से दोनों पर अपनी चांदनी को फैलाता है। यानी फूल पर और कांटे पर चांदनी समान रूप से प्राप्त हो रही है। मेह उन पर है बरसता एक सी उन पर हवाएं हैं भई, पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। मेह उन पर बरसता है एक सा, मेह यानी बादल, उन पर फूल और कांटों पर बरसता है एक सा, एक ही जैसा। जो बारिश होती है वो फूल पर भी उतनी ही होती है और कांटे पर भी उतनी ही होती है। एक सी उन पर हवाएं हैं बही, हवाएं चलती हैं, बहती हैं, तो एक ही तरह से बहती हैं। ठंडी ठंडी प्यारी प्यारी जो हवाएं बहती हैं, शीतल हवाएं, वो एक ही तरह से फूल पर आती हैं और एक ही तरह से कांटे पर बहती हैं। पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। लेकिन इन एक जैसी परिस्थितियों में भी पलने के बाद फूल और कांटों का स्वभाव एक जैसा ना होकर एकदम अलग अलग होता है, विपरीत होता है। इसका भावार्थ देखते हैं। फूल और कांटे की तरह आपने दो तरह के व्यक्ति देखे होंगे, पहला सज्जन और दूसरा दुर्जन। यानी कि एक तो भोले भाले अच्छे लोग होते हैं
जो दूसरों की मदद करने को हमेशा तैयार रहते हैं। और एक दूसरी तरह के लोग और होते हैं, वो होते हैं दुर्जन दुष्ट टाइप के लोग। वो हमेशा किसी के परेशानी में हंसेंगे या उनका काम बिगाड़ेंगे। तो यहाँ पर क्या है, जो फूल है वो क्या है, सज्जन व्यक्ति। सज्जन व्यक्ति सभी प्राणियों का हित करता है, हमेशा दूसरों के कष्टों को दूर करता है, वह कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उसका स्वभाव फूल की तरह होता है, वह दूसरों की प्रसन्नता के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है, त्याग देता है। उसके पास जो भी कुछ होता है मदद के लिए तो वो दे देता है। जबकि सज्जन व्यक्ति के विपरीत दुर्जन व्यक्ति अर्थात दुष्ट व्यक्ति अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए दूसरों का अहित करता है, हमेशा दूसरों के लिए गलत सोचेगा। उससे दूसरों का सुख देखा नहीं जाता, उसे दूसरों को कष्ट पहुंचाने में बड़े आनंद की अनुभूति होती है। वह कांटे की तरह जीवन भर इसी काम में लगा रहता है। जैसे कांटे से हमें दर्द होता है, इसी तरह उस दुर्जन व्यक्ति से, उस दुष्ट व्यक्ति से हमेशा दर्द होता रहता है। छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वर बसन। प्यार डूबी तितलियों का पर कतर, भौर का है बेध देता शाम तन। छेद, छेद कर देना, छिद्र कर देना, कांटा किसी की उंगलियां। कांटा क्या करता है, किसी की भी उंगलियों को छेद कर घायल कर देता है। हमारा हाथ जरा सा फूल तोड़ने में कांटों पर लग जाता है तो कांटा हमें उंगलियों में लग जाता है और खून निकल आता है। तो कांटा क्या करता है, किसी की उंगलियों को छेद कर घायल कर देता है। कपड़ा यदि उलझ गया, किसी का वर बसन, वर क्या है, श्रेष्ठ या सुंदर, बसन यानी कपड़े या वस्त्र। किसी के सुंदर वस्त्र यदि कांटों में फंस गए तो वो उन्हें फाड़ डालता है। प्यार डूबी तितलियों का पर कतर। जब प्यार में डूबी हुई तितलियां फूलों से आकर्षित होकर प्यार से फूलों के पास आती हैं तो वो क्या करता है, कांटा उनके पंखों को काट देता है। भौर का है बेध देता शाम तन। बेध, बेध यानी छेदना, छेद कर देता है। और शाम यानी काला, तन यानी शरीर, भौर यानी भंवरा, जो काले भंवरे घूमते रहते हैं, उड़ते रहते हैं फूलों पर, वो है भौर। जब भौर यानी भंवरा फूलों के पास आता है तो कांटा क्या करता है, शाम तन उनके काले शरीर को बेध देता है, छेद कर देता है। ये काम करता है कांटा। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनूठा रस पिला। निज सुगंधों और निराले रंग से, है सदा देता कलीजी की खिला। फूल लेकर तितलियों को गोद में, कांटों के स्वभाव के विपरीत फूल क्या करता है, तितलियों को प्यार से अपनी गोद में जगह दे देता है। भौर को, भौर यानी भंवरे को अपना अनूठा रस पिला, भंवरों को अपना रस पिलाता है, अनूठा मीठा मीठा रस पिलाता है। निज सुगंधों ओ निराले रंग से, निज यानी अपने, सुगंधों सुगंधों से, ओ यानी और, निराले रंग से, निराले यानी रंगों की निराली छटा से, सदा देता हमेशा ही देता है, जी यानी मन, अपनी मदमाती सुगंध और रंगों की निराली छटा से सभी के मन को प्रसन्न कर देता है। अर्थात सज्जन व्यक्ति, जो अच्छे लोग होते हैं, वो हमेशा दूसरों के कष्ट को दूर करते हैं। वे कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। उनका स्वभाव फूल जैसा होता है, वह दूसरों की प्रसन्नता के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोहता सुर शीश पर। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। है खटकता, खटकना यानी बुरा लगना,
एक सबकी आंख में, एक यानी कांटा, एक तो कांटा है जो सबकी आंखों में खटकता है। फूल तोड़ते हैं तो यही लगा रहता है कि कांटा नहीं लग जाए। और वहीं पर दूसरा है फूल, वो सोहता है यानी चढ़ता है, शोभा देता है सुर देवताओं के शीश सिर पर। दूसरा अपने अच्छे स्वभाव के कारण देवताओं के सिर पर, शीश पर चढ़ाया जा सकता है। किस तरह, किस प्रकार से कुल, जिस कुल में जन्म लिया है, बड़े कुल में, उच्च कुल में, उसकी बड़ाई काम आएगी। जो किसी में हो बड़प्पन की कसर, यदि वहां पर बड़प्पन की यानी बड़ाई उसकी कसर रह जाए, कमी हो जाए, यदि हमारे कार्य अच्छे नहीं हो तो हमारा उच्च कुल में जन्म लेना हमारे किसी काम नहीं आता। भावार्थ ये है, कवि ये संदेश देना चाहता है कि केवल अच्छे खानदान में जन्म ले लेने से बड़ा नहीं हुआ जा सकता। बड़े होने के लिए बड़प्पन का होना बहुत जरूरी है। केवल ऐसा बड़ा होना किसी काम का नहीं है जिसकी छत्र छाया में किसी को आश्रय न मिले, सुख न मिले। कविता का अर्थ, भावार्थ और कठिन शब्दार्थ पूरे हुए। अगले वीडियो में देखेंगे हिंदी के चौथा पाठ, पानी रे पानी का एक्सप्लेनेशन। इसके साथ ही एक वीडियो और देखेंगे चैप्टर 3 के क्वेश्चन आंसर्स का। इसी के साथ में ये वीडियो समाप्त हुआ। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।